अपनी कॉपी में देखिए क्या पढ़ा। आप कहेंगे भैया हमने पढ़ा हिंदी भारत की एक राजभाषा है। राजभाषा क्यों है, कैसे है, ये बात हमने कर ली। फिर मैंने बताया पूरी दुनिया में जो भाषाएं बोली जाती 3,000 से ज्यादा 3200, उनको हम साथी किस में बांटते, 13 भाषा परिवारों में। उन्हीं 13 भाषा परिवारों में से एक भाषा परिवार है भारोपीय भाषा परिवार, यानी भारत और यूरोपीय। तो भारत में जो हिंदी बोली जाती है वो भारोपीय परिवार का हिस्सा है। भारोपीय परिवार भारत में हमने मान लिया हिस्सा है, लेकिन भारत में हिंदी के अलावा अन्य भी बोली जाती है। तो भारत में भी 4 भाषा परिवार आते हैं। भारोपीय सबसे ज्यादा 73% पर, द्रविड़ मैंने आपको बताया 25% पर, फिर साथ ही मैंने ऑस्ट्रिक आपको बताया 1.3% पर, फिर चौथा मैंने आपको बताया, चौथा भाषा परिवार कौन सा बताया मैंने आपको, चीनी तिब्बती भाषा परिवार 0.7% पर। हमने ये डिजाइन आपका यहाँ पर ये हमने समझा कि जो हमारा भारोपीय परिवार के अतिरिक्त कौन कौन से भाषा परिवार भारत में है। अब जो साथी हमने हिंदी को जाना तो भारोपीय परिवार में आई। भारोपीय परिवार में भी हमने बताया कि भारत और यूरोपीय, तो यूरोप वाली भाषाओं को हमने अलग कर दिया केतुम वर्ग के द्वारा। चाहे जर्मनी की भाषा हो, चाहे इटालियन हो, चाहे फ्रेंच हो, चाहे रशियन हो, हमने इन सब लैंग्वेजेस को क्या कर लिया, अलग कर दिया। अब हमने बचा ली कि भारत के उपमहाद्वीप की, इसमें कौन कौन सी साथी आप अपने नोट्स देखें। मैंने बताया ईरानी भाषा, आपका जो भारत ईरानी भाषा, इससे संस्कृत का जन्म हुआ। और फिर साथ ही मैंने आपको बताया उसमें आर्मीनिया भाषा और अल्बानी भाषा, ये हमारे जो संस्कृत भाषा जिससे हिंदी का उदय हुआ है, उस संस्कृत के पीछे भी ये भाषा परिवार है। वर्ग कौन सा है, शतम वर्ग। फिर हम आए आपका संस्कृत पर, भारत ईरानी भाषा परिवार से। संस्कृत को हमने जाना कि संस्कृत को हम पढ़ते हैं आपका, कि संस्कृत से 3 तरह के जन्म हुए हैं। एक आर्य भाषा, यानी जो आर्यों का क्षेत्र था। एक दरद, जिसमें मैंने बताया कश्मीर वाला क्षेत्र या पंजाब उत्तर भारत का कुछ क्षेत्र जिसमें हिंदी नहीं बोली जाती, वह वाला क्षेत्र। एक साथी मैंने बताया उर्दू क्षेत्र। तो ना हमको उर्दू पढ़नी, ना आपको हमको आपका कश्मीरी पढ़नी, ना हमको पंजाबी पढ़नी। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं आपका, कि भैया हिंदी का जन्म कैसे हुआ। तो उसके लिए हम पढ़ते हैं साथी आपका प्राचीन, यानी कि जो हमने आर्य भाषा है। आर्य भाषा को हमने 3 तरीके से बांटा, प्राचीन, मध्य और आधुनिक में। प्राचीन का समय आप मुझे बताएंगे, 2000 से लेकर के 500, 1500 वर्षों का तीनों को समय दिया। वो 500 बीसी से 1000 एडी, और वो 1000 एडी से वर्तमान। जो साथी प्राचीन आर्य भाषा थी उसको मैंने बताया कि 2 तरह की संस्कृत उसमें प्रयोग हुई, एक वेदों में और उसके बाद में लौकिक। लौकिक के बाद में साथी हम गए कहां पर, लौकिक संस्कृत के बाद में क्या जन्मी आपका, तो आप कहेंगे लौकिक के बाद में भैया जन्मी हमारा क्या, क्रम पता होना चाहिए आपको, क्रम बहुत पूछा जाता है। क्या बोलोगे, आप कहेंगे भैया सबसे पहले जन्मी हमारी कौन सी, वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत के बाद में साथी कौन सी जन्मी, लौकिक संस्कृत भैया जन्मी। लौकिक संस्कृत से साथी किसका जन्म हुआ, पाली का जन्म हुआ। पाली से साथी यात्रा कहां पर पहुंची, प्राकृत पर, क्योंकि महावीर जैन आए तो उन्होंने इस भाषा को प्रसिद्ध किया। और प्राकृत से हम पहुंचे कहां पर साथी, अपभ्रंश पर। अपभ्रंश से साथी हम पहुंचे कहां पर, अवहट्ट पर, यानी प्राचीन हिंदी पर। और तब आए हैं हम आपका मध्यकालीन हिंदी से होते हुए आधुनिक हिंदी पर। तो ये हिंदी की यात्रा है जिसको हम समझने का प्रयास कर रहे थे। हिंदी की इस यात्रा को हम समझने का प्रयास कर रहे थे कि हिंदी किस तरह तक उसने अपनी यात्रा तय की है। आदि जननी कौन हुई, ये वैदिक क्या है, संस्कृत। इतनी बात में कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी बोलेंगे, कोई भी किसी बात को लेकर के कोई परेशानी किसी को। सर मैंने दिव्य कीर्ति सर को सुना कि उर्दू लैंग्वेज यूपी मेरठ में है, बिल्कुल हो सकती है साथी, इसमें क्या दिक्कत है। मैंने आपसे एक बात कही, देखो किसी भी चीज का उदय हुआ, किसी भाषा को बोला गया तो किसी व्यक्ति के द्वारा बोला गया होगा, सीधी सी बात है, किसी ने सबसे पहले प्रयोग किया होगा। अब सबसे पहले जो प्रयोग हुआ उसको लेकर के संदेह क्या हो नहीं सकता। यात्राएं तो साथी इस देश में हमेशा से होती रही, क्या दक्षिण का व्यक्ति उत्तर नहीं आ सकता, उत्तर का व्यक्ति दक्षिण नहीं आ सकता। तो ये संदेह होते हैं, या मैं बात करूं ये सिर्फ एजम्पशंस हैं जिसमें एक आइडिया लगाया जाता है और वो ही लेखक लगाते हैं। नहीं तो अगर चीजें स्थायी होती तो सब सिद्ध करते ना कि भैया ये 13 ही है।
किसी संख्या को किसी विद्वान के अनुसार 14 माना गया। अब हिंदी में उपसर्गों को लेकर के कितनी लड़ाई है। हिंदी में को बोलेंगे 10 उपसर्ग, 12 उपसर्ग। मेरे पास खुद के पास मैसेज है, मैंने लिखा दिया हिंदी में 22 उपसर्ग हैं। बोले यार तुम 22 उपसर्ग बता रहे हो, तुमको कुछ पता है नहीं। कहाँ होते हैं 22 उपसर्ग? तो तब तक क्या था कि उपसर्गों की संख्या से प्रश्न में पूछा नहीं गया कहीं। बड़े कमाल की बात हुई, पिछले वर्ष ही पेपर हुआ, जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम आपका एसीईओ का, उसमें उपसर्गों की संख्या पूछ ली गई। 10वीं विकल्प में, 12वीं विकल्प में और 22वीं, और सही उत्तर 22 माना। अब मेरे पास हो गया, मैंने कहा भाई उत्तर प्रदेश के किसी आयोग ने पूछा है, तो कल आपका अगर 10 मानेगा तो आपके पास एक प्रूफ रहेगा कि ये देखिए इस परीक्षा में 22 पूछा हुआ है। आज तक आपके पास भी नहीं था, मेरे पास भी हो गया। नहीं है तो मैं फिर अपनी बात को भी सिद्ध नहीं कर सकता, फिर तो हम प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं किसी भी एक बात पर, समझे? ऐसे होता है। तो बहुत सारी चीजें क्या है कि वो आइडिया से चलती हैं। एक अंदाजा लगाया किसी ने, उस अंदाजे को लेकर के हम चलते हैं। भाई कोई रिसर्चर हो अगर उसी क्षेत्र में, मान के चलो जो भाषा विज्ञान के लिए या हिंदी भाषा की बारे में गूढ़ जानकारी के लिए आपका अध्ययन कर रहा है उन्हीं ग्रंथों का, अध्यापक नहीं, हम जैसे अध्यापक नहीं, कोई भी नहीं हो सकता। हम जैसे अध्यापक अगर बात करें कि हम हिंदी के बहुत बड़े विद्वान हैं तो हम गलती कर रहे हैं। हम तुच्छ मात्र जानते हैं, बहुत थोड़ा सा जानते हैं। बात है जो शब्दकोश पर काम कर रहे हैं, वो लेखक हरदेव बहारी जैसे ये महान लेखक, टंकण लिखने वाले, देवनागरी लिपिक विकसित करने वाले, उस पर शोध करने वाले व्यक्ति, तो उनके अंदर भी विभेद होता है। तो उस विभेद को हमारा काम है आपके पास प्रोसीड करने का, किसी भी अन्य अध्यापक का भी वही काम है। तो कोई किसी के मतों को, किसी के विचारों को आगे भेज देता, कोई किसी के, ये होता है बस, बाकी कुछ नहीं। तो ख्याल रखें, अपना ध्यान रखें बहुत सारा। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। मिलते हैं कल। बस साथी जितना पढ़ें उसको रिवाइज करके आए अच्छे से। थैंक यू।